हाँ तो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। और पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ व प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मैंने आपको 3 उदाहरण दिए थे जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब हम आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। एक ही बात है, संघट्ट या टक्कर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का, वो संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत को समझना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। अपने नोट्स वगैरह तैयार कर लो, कॉपियां निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। इंग्लिश में बोले तो कोलिजन थ्योरी। टक्कर सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत को समझे, कई बार पेपर में यह भी आ जाता है। तो अब चैप्टर की थ्योरी तो हम लास्ट में है पढ़ने वाले हैं, खत्म होने वाली है थ्योरी। फिर इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल 100% आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले आप थ्योरी को ढंग से कंप्लीट कर लेना। तो दोस्तों मैं आज आपको पहले से आगाह कर रहा हूं, इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लेना ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में मजा आ सके। नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे इसके। क्लियर। इस चैप्टर के क्वेश्चन पूरी केमिस्ट्री में सबसे दमदार क्वेश्चन है। अपनी थ्योरी को पूरी तरह से अपने ग्रिप में रखो, उसको शानदार बनाओ, लिख लिख कर पढ़ो, तब आगे आपको मजा आएगा। हाँ तो हम टक्कर सिद्धांत पढ़ने वाले हैं या संघट्ट सिद्धांत। तो पहला पॉइंट, मैं इसको पॉइंट वाइज पढ़ाता हूं। यह सिद्धांत मैक्स ट्राउड्ज, वैज्ञानिक का नाम है मैक्स ट्राउड्ज व विलियम लेविस नामक वैज्ञानिक ने दिया। एक एक बात को मेरी को सुनते चलो और समझते चलो। विलियम लेविस नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो यहां तक फर्स्ट बात इसकी क्लियर होगी। पहला पॉइंट इस सिद्धांत का, जिसमें मैंने आपको यह बताया कि यह सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों यह सिद्धांत, वैज्ञानिकों के नाम मेरे संग संग याद करो। यह सिद्धांत मैक्स ट्राउड्ज व विलियम लेविस नामक वैज्ञानिक ने दिया। मैक्स ट्राउड्ज व विलियम लेविस। मैक्स ट्राउड्ज व विलियम लेविस नामक वैज्ञानिक ने दिया यह सिद्धांत। अगला पॉइंट देखते हैं। यह सिद्धांत क्रियाकारक स्पीसीज, क्रियाकारक स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या है? स्पीसीज का मतलब है क्रियाकारक अणु, परमाणु या आयन। भाई क्रियाकारक अणु हो सकते हैं, अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो स्पीसीज का मतलब है अणु, परमाणु या आयन से। अणु, परमाणु या आयन। तो यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत क्रियाकारक स्पीसीज को ठोस गोला मानता है। ठोस गोला मानता है मतलब यह कहता है कि जो क्रियाकारक स्पीसीज है, अर्थात जो क्रियाकारक हैं, वो ठोस गोले हैं। क्रियाकारक अणु हैं, परमाणु हैं या आयन हैं, वे ठोस गोले हैं। तो यहां तक क्लियर। पहली बात, यह सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत मैक्स ट्राउड्ज व विलियम लेविस नामक वैज्ञानिक ने दिया। यह सिद्धांत क्रियाकारक अणुओं को या क्रियाकारक स्पीसीज को क्या मानता है?
यह सिद्धांत क्रियाकारक स्पीशीज को ठोस गोला मानता है। ठीक है। तीसरी बात, यह सिद्धांत कहता है क्रियाकारक स्पीशीज को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए क्रियाकारक स्पीशीज को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए उनके मध्य टक्करें होना आवश्यक है। एक एक लाइन को ढंग से समझना। ये कह रहा है सिद्धांत कि जो क्रियाकारक स्पीशीज हैं अर्थात अणु, परमाणु या आयन हैं, उनको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए उनके अणुओं के मध्य टक्कर होना जरूरी है। मतलब क्रियाकारक के अणु, परमाणु या आयन जो भी हैं, वो क्रियाकारक के अणु आपस में टक्कर करने चाहिए, तभी वो उत्पाद में बदलेंगे। सिद्धांत का नाम है टक्कर सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कहता है कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होना चाहिए, तभी वे उत्पाद में बदलेंगे। ठीक है। तो आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो, ये सिद्धांत ये कहना चाहता है, तीसरे पॉइंट इसका ये है कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ही वे उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। क्लियर। तो तीनों के पॉइंट क्लियर हैं। पहला पॉइंट, ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत विलियम लेविस व मैक्स ट्राउटजी ने दिया। ये सिद्धांत क्रियाकारक स्पीशीज को क्या मानता है? ठोस गोला मानता है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये क्रियाकारक स्पीशीज को उत्पाद में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? क्रियाकारक स्पीशीज को उत्पाद में बदलने के लिए टक्कर करना चाहिए। ठीक है। आगे कह रहा है इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है। टक्कर आवृत्ति कहलाती है। इसका मतलब समझ लीजिए, ये लाइन तो लिख दी मैंने, इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है। इसका मतलब जैसे ये बर्तन है 1 लीटर का, 1 लीटर मतलब इकाई आयतन का, इसमें क्रियाकारक अणु भरे हुए हैं, इनके मध्य 1 सेकंड में जितनी टक्कर होती हैं वो टक्करों की संख्या ही टक्कर आवृत्ति है। इकाई आयतन में क्रियाकारक स्पीशीज में, इकाई आयतन में प्रति सेकंड क्रियाकारक स्पीशीज के अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है। तो सिंपल याद रखें, इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? टक्कर आवृत्ति। और ये टक्कर आवृत्ति जो है ये सर्वाधिक किसके लिए आती है? ये आती है सर्वाधिक गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। गैसीय अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें क्रियाकारक अणु जो हैं वो गैसीय फॉर्म में हों, गैस के रूप में हों। जब क्रियाकारक अणु गैसीय फॉर्म में होंगे तो उनके पास ऊर्जा अधिक होगी। देखो, क्रियाकारक अणु अगर लिक्विड फेज में है तो ऊर्जा कम होगी, और सॉलिड फेज में है तो ऊर्जा सबसे कम होगी। अगर क्रियाकारक अणु गैसीय फेज में है तो उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी, वो टक्कर अधिक करेंगे। तो सबसे अधिक टक्कर आवृत्ति मतलब इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या सबसे अधिक किसके लिए आती है? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। हम लिख सकते हैं सर्वाधिक टक्कर आवृत्ति गैसीय अभिक्रियाओं के लिए होती है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए होती है। जिसका मान लगभग
जिसका मान लगभग 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 टक्कर पर सेकंड होता है, टक्कर प्रति सेकंड होता है। 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 मतलब इकाई आयतन में प्रति सेकंड इतनी टक्कर होती है गैसीय अभिक्रियाओं में। तो चारों पॉइंटों को क्लियर कर लो। पहला दोबारा बताओ, पहला पॉइंट क्या था? यह सिद्धांत किसने दिया? विलियम लेविस व मैक्स ट्राउडज ने। दूसरा पॉइंट बताओ, यह सिद्धांत क्रियाकारक स्पीशीज को क्या मानता है? ठोस गोला मानता है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि क्रियाकारक स्पीशीज को उत्पाद में बदलने के लिए क्या करना आवश्यक है? टक्कर करना आवश्यक है। चौथा पॉइंट, इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? टक्कर आवृत्ति कहलाती है, जिसका मान सर्वाधिक किस अभिक्रियाओं के लिए आता है? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। कितना होता है? लगभग 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 टक्कर पर सेकंड। यहां तक क्लियर? अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है क्रियाकारक स्पीशीज के मध्य प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। और इसके मध्य इसे बात को ढंग से समझना भाई। मतलब ये तो पता ही हमें क्रियाकारक स्पीशीज को उत्पाद में बदलने के लिए उनके मध्य क्या होनी आवश्यक है? टक्कर। फिर ये कह रहा है कि वे टक्कर कैसी होनी चाहिए? प्रभावी होनी चाहिए। मतलब क्रियाकारक स्पीशीज के मध्य प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। मतलब ये है कि हर कोई टक्कर से उत्पाद नहीं बनेगा। अगर टक्कर प्रभावी होगी तभी क्रियाकारक अणु उत्पाद में बदलेंगे। अगर टक्कर प्रभावी टक्कर नहीं है, टक्कर अप्रभावी है, तो उत्पाद नहीं बनेगा। मतलब क्रियाकारक अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर होना चाहिए, तभी उत्पाद बनेगा। टक्कर अगर अप्रभावी है तो क्रियाकारक अणुओं से उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। सही है। तो प्रभावी टक्कर क्या है? हम लिख सकते हैं वह टक्कर जिससे क्रियाकारक स्पीशीज उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। वह टक्कर जिससे क्रियाकारक स्पीशीज उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, कौमा प्रभावी टक्कर कहलाती है। मेरी बात को समझ जाओ। जैसे इनके बीच में दो ये क्रियाकारक स्पीशीज है, ये आपस में टकरा रहे हैं और उत्पाद नहीं बन रहा है, तो टक्कर प्रभावी नहीं है। अगर ये दोनों टकराते ही उत्पाद में बदल जाते हैं तो टक्कर क्या हो रही है? प्रभावी। तो प्रभावी टक्कर वह टक्कर है जिससे क्रियाकारक स्पीशीज किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? उत्पाद में। तो ऐसा कोई कठिन तो सिद्धांत है नहीं, थ्योरेटिकल है। तो आप पहले इसको यहां तक नोट करो वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसको आगे देखते हैं। पॉज करो, नोट करो। कर लिया नोट? अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब प्रभावी टक्कर के लिए हम शर्त देखते हैं। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रभावी टक्कर के लिए शर्त। ठीक है, तो देखो, प्रभावी टक्कर के लिए शर्त या प्रभावी टक्कर के लिए क्या जरूरी है वो देखते हैं। पहली बात, प्रभावी टक्कर के लिए शर्त है पहली दहली ऊर्जा। मतलब
देहली ऊर्जा है क्या? दहली ऊर्जा है क्या? दहली ऊर्जा वह ऊर्जा है, ऐसे समझो, ये एक बर्तन है, इसमें ये क्रियाकारक अणु हैं, ये आपस में टक्कर कर रहे हैं, पर इन क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए मान लो 100 जूल ऊर्जा चाहिए। मतलब जब 100 जूल के ऊकण आपस में टकराते हैं तो ही उत्पाद में बदलते हैं। अगर इन दोनों की ऊर्जा 50-50 जूल है और ये दोनों आपस में टक्कर कर रहे हैं, उत्पाद नहीं बनेगा। तो क्रियाकारक अणुओं को आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा, कितनी ऊर्जा चाहिए इन्हें, कुल न्यूनतम मिनिमम कितनी ऊर्जा चाहिए? 100, तब ही प्रभावी टक्कर होगी। मान लो ये 100 ऊर्जा से कम ऊर्जा है इनके पास, तो ये कितने भी टकराएं प्रभावी टक्कर नहीं होगी। तो देहली ऊर्जा क्या है? क्रियाकारक अणुओं को आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वे प्रभावी टक्कर कर उत्पाद में परिवर्तित हो सकें। जैसे यहां पर कितनी है? 100। अगर 100 से कम ऊर्जा है तो टक्कर नहीं होगी, प्रभावी नहीं होगी। तो कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए? 100। तो देहली ऊर्जा होनी चाहिए। प्रभावी टक्कर के लिए यह शर्त है कि क्रियाकारक अणुओं के पास देहली ऊर्जा होनी चाहिए। देहली ऊर्जा का मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिससे वे प्रभावी टक्कर कर उत्पाद में परिवर्तित हो सकें। तो पहली शर्त तो ये हो गई देहली ऊर्जा। मतलब हम इसमें लिख सकते हैं क्रियाकारक अणुओं के पास देहली ऊर्जा होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो ये पहली शर्त है प्रभावी टक्कर के लिए, क्रियाकारक अणुओं के पास क्या होनी चाहिए? देहली ऊर्जा। और देहली ऊर्जा की परिभाषा भी लिख देता हूं। देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे क्रियाकारक स्पीशीज प्रभावी टक्कर कर, समझो बात को, रटो मत, बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, समझो। देहली ऊर्जा की डेफिनेशन आ जाए जैसे, तो देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे क्रियाकारक स्पीशीज प्रभावी टक्कर कर उत्पाद में परिवर्तित हो सकें, कर उत्पाद में परिवर्तित हो सकें। क्लियर? अगर क्रियाकारक अणुओं के पास देहली ऊर्जा नहीं है तो वो कितने भी टकराते रहें, वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। तो देहली ऊर्जा जो है ये क्रियाकारक अणुओं को आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे वो प्रभावी टक्कर कर उत्पाद में परिवर्तित हो सके। मतलब अब मैं आपसे उल्टा पूछता हूं, प्रभावी टक्कर के लिए अवरोधक क्या है? देहली ऊर्जा। अगर क्रियाकारक अणुओं के पास प्रभावी देहली ऊर्जा नहीं है तो प्रभावी टक्कर नहीं होगी। मतलब देहली ऊर्जा जो है वो प्रभावी टक्कर के लिए अवरोधक है। क्रियाकारक अणु के पास मतलब प्रभावी टक्कर के लिए अवरोधक, प्रभावी टक्कर को रोकने वाले पदार्थ, रोकने वाली कौन है? देहली ऊर्जा। अगर क्रियाकारक अणुओं के पास देहली ऊर्जा नहीं है तो वो प्रभावी टक्कर नहीं कर सकते। तो प्रभावी टक्कर के लिए शर्त भी है ये, और प्रभावी टक्कर के लिए ये अवरोधक भी है। और दूसरा अवरोधक या दूसरी शर्त है, पहली शर्त तो आप समझ गए, प्रभावी टक्कर होने के लिए क्रियाकारक अणुओं के पास देहली ऊर्जा होनी चाहिए। अगर देहली ऊर्जा नहीं है तो वो कितना भी टकराते रहें उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। अब प्रभावी टक्कर के लिए दूसरी शर्त है टक्कर का सही विन्यास होना चाहिए। टक्कर का सही विन्यास होना चाहिए। मतलब टक्कर भी ढंग से होनी चाहिए, सही विन्यास। तो दूसरा अवरोधक है ये विन्यास अवरोधक। अगर टक्कर का विन्यास सही नहीं है तो टक्कर प्रभावी नहीं होगी। टक्कर का सही विन्यास होना चाहिए। दूसरी शर्त है
प्रभावी टक्कर। पहली शर्त तो क्रियाकारक अणु के पास देहली ऊर्जा होनी चाहिए। फिर दूसरी शर्त है टक्कर का विन्यास सही होना चाहिए, मतलब टक्कर ढंग से होनी चाहिए। ढंग से कैसे? एग्जाम्पल, जैसे मान लो, जैसे ये क्रियाकारक है NO2, N और ये दोनों O हैं, और ये इस तरह से आपस में टकरा रहे हैं। एक NO2 से दूसरा NO2 आप टकरा रहा है, ये दूसरा NO2 है, ठीक है, और ये इस तरह से टकरा रहे हैं, N से N टकरा रहा है। तो होगी कौन सी टक्कर? ये जो टक्कर होगी ये होगी प्रभावी टक्कर, मतलब टक्कर ये सही विन्यास में हो रही है, तो ये हो गई प्रभावी टक्कर। और प्रभावी टक्कर होगी तो उत्पाद बन जाएगा N2O5। ये बन गया N2O4, सॉरी N2O4 बन गया, क्योंकि टक्कर कैसे हुई? प्रभावी टक्कर सही विन्यास में हुई, N से N टकराया जब N2O4 बना। अगर टक्कर ऊट पटांग हो रही है तो क्रियाकारक अणुओं के पास भले ही देहली ऊर्जा है पर टक्कर का विन्यास सही नहीं है, तो भी टक्कर प्रभावी नहीं होगी। जैसे ये दो N2O5 के अणु हैं, आपके मैं दोबारा लेता हूं, एक N2O5 ये रहा, NO2 एक NO2 ये रहा, और दूसरा NO2 ये रहा। ओ ढंग से सुनो, दूसरा NO2 ये रहा, NO और O, ये NO2 है, पर अब के टक्कर ऐसे हो रही है, अब के N से N टकरा नहीं रहा है, मतलब टक्कर का विन्यास सही नहीं है। तो टक्कर कैसी होगी? प्रभावी नहीं, अप्रभावी होगी। चाहे क्रियाकारक अणुओं के पास अब देहली ऊर्जा है पर टक्कर का सही विन्यास नहीं है, तो उत्पाद नहीं बनेगा। मतलब टक्कर का विन्यास भी सही होना चाहिए, तभी क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अगर टक्कर का विन्यास सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। तो मैं एक बार लास्ट में, इसको आप बाद में नोट कर लेना, एक बार और सुन लो, टक्कर सिद्धांत यहाँ कंप्लीट हुआ। पहली बात, एक बार बिल्कुल गहराई से अपने आप को शांत रखते हुए मेरी बातों को सुनो, मैं तसल्ली से आराम से बोल रहा हूँ, सुनो। यह सिद्धांत विलियम लेविस व मैक्स ट्राउट नामक वैज्ञानिक ने दिया। यह सिद्धांत क्रियाकारक स्पीशीज अर्थात अणु, परमाणु या आयन को ठोस गोला मानता है। यह सिद्धांत कहता है कि क्रियाकारक स्पीशीज को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए प्रभावी टक्कर करना आवश्यक है। दोबारा बोलता हूं, क्रियाकारक स्पीशीज को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए टक्कर करना आवश्यक है। इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है, जो सर्वाधिक गैसीय अभिक्रियाओं के लिए आती है। 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 टक्कर प्रति सेकंड। क्रियाकारक स्पीशीज को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए प्रभावी टक्करें करना जब आवश्यक है। प्रभावी टक्कर वे टक्कर होती हैं जिनसे क्रियाकारक स्पीशीज उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं। प्रभावी टक्कर के लिए दो शर्त बताई। पहली, देहली ऊर्जा। क्रियाकारक अणुओं के पास देहली ऊर्जा होनी चाहिए, तभी वो प्रभावी टक्कर करेंगे। देहली ऊर्जा क्रियाकारक अणुओं के पास उपलब्ध वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे वो प्रभावी टक्कर कर उत्पाद में परिवर्तित हो सकें। टक्कर का विन्यास सही होना चाहिए। दूसरी शर्त, मतलब टक्कर ढंग से होनी चाहिए, आमने सामने से होनी चाहिए, लक्षण से होनी चाहिए, तभी क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे। नहीं तो चाहे उनके पास देहली ऊर्जा है तब भी क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ये सिद्धांत अब आप वीडियो को पॉज करके पहले से नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। कर लिया नोट? अब मेरी बात सुनो लास्ट में। दोस्तों वीडियो को आपको कंप्लीट देखा करो, अपने नोट्स स्वयं बनाएं। नोट्स वीडियो में आपको पढ़ाया इस तरह से जाता है कि आप नोट्स आसानी से बना सकें, और मेहनत कंटिन्यू रखो। आपकी स्कूल खुलने के अभी कोई चांस नहीं है, और अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो उनमें क्लास लगाना पॉसिबल नहीं है। आपको इस सत्र ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से।
तो दोस्तों आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, एक 12th स्टूडेंट की तरह व्यवहार करें और पढ़ाई करें। आप जितना इस समय पढ़ लोगे अपने संग के अन्य स्टूडेंट से उतना ही आगे हो जाओगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लगातार देखते रहें, कंटिन्यू अपनी मेहनत रखें। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ये चैप्टर अब लास्ट में फिनिश होने पर है, पर इसके न्यूमेरिकल कराने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आप थ्योरी को कंप्लीट रखना, मैं कह रहा हूं अब तक जो पढ़ाया है इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अगली क्लासों से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थ्योरी पूरी ग्रिप में होनी चाहिए, तब जाकर के न्यूमेरिकल करने में आनंद आएगा। ठीक है दोस्तों।